नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आमिर खान फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म क्वालिटी एजुकेशन पर। प्रिय साथियों, लास्ट लेक्चर में हमने कालीबंगा सप्ताह के बारे में बात की थी और हमने देखा था कि कालीबंगा एक बहुत ही बेहतरीन सुव्यवस्थित तरीके से बसा हुआ एक नगर था। आज हम राजस्थान के अंदर ही खोजी गई एक दूसरी बेहतरीन ग्रामीण सभ्यता की बात करेंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। कालीबंगा जहाँ एक नगरीय सभ्यता थी, आज हम दूसरी जो सभ्यता पढ़ रहे हैं वो एक ग्रामीण सभ्यता है। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, इसका नाम है आहड़ सभ्यता। ये एक ग्रामीण सभ्यता है, आप देखिएगा। ठीक है, जबकि कालीबंगा कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम आहड़ सभ्यता की मैं बात करूं तो आहड़ सभ्यता जो है, इस सभ्यता को या फिर इस सभ्यता को बनास घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बनास घाटी सभ्यता। देखिए, ये सवाल सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा भी गया है कि निम्न में से किस सभ्यता स्थल को बनास घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसे बनास घाटी सभ्यता कहने के पीछे क्या कारण है, उसके पीछे अगर हम बात करें तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि इस सभ्यता से जुड़े हुए लगभग अब तक 80 स्थल खोजे जा चुके हैं और इन 80 स्थलों की खोज जो हुई है वो मुख्य नदी बनास और उसकी सहायक नदी बेड़ज, कोठारी, गंभीरी और खारी नदी, इन नदियों के आसपास ही हुई। इसी कारण इस सभ्यता को बनास घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता का जो विकास हुआ है ये बनास घाटी सभ्यता के परकोटे में हुआ है। अगर मैं आपको इसे मैप पे समझाऊं, देखिएगा, यहाँ राजसमंद से एक नदी निकलती है जो राजसमंद से निकलते हुए चित्तौड़, भीलवाड़ा, ठीक है, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर होते हुए यहाँ पर एक स्थान पड़ेगा दोस्तों, रामेश्वरम। ठीक है, और इस रामेश्वरम में जाकर वो चंबल नदी से जाकर मिल जाती है। और इसी बनास नदी की एक सहायक नदी है जिसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से उदयपुर से होता है, जिसे शुरुआत में बेड़ज कहा जाएगा। ये आगे चलकर उदयपुर में उदय सागर झील में गिरेगी और वहां से निकलने के पश्चात इसको क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा बेड़च नदी। आगे जाकर ये भी किस में मिल जाएगी? इसी बनास नदी में मिल जाएगी। ठीक ऐसे ही राजसमंद से एक खारी नदी भी आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ही बनास नदी की अन्य सहायक नदियां भी हैं। इन्हीं नदियों के परकोटे में, इन्हीं नदियों की गोद में जो है इस सभ्यता का विकास हुआ। यही कारण है कि इस सभ्यता को बनास घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। ठीक है, अगर हम खोज की बात करें तो आहड़ सभ्यता की खोज 1952 में जिस व्यक्ति ने की, उनका नाम है अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास ने इस सभ्यता की खोज की, लेकिन इसका उत्खनन 2 स्तरों में हुआ। ठीक है, 2 चरणों में हुआ। पहले चरण में 1954 से 56 के मध्य आरसी अग्रवाल, इनका नाम आप बार बार पढ़ते रहते हैं, ठीक है, आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने आहड़ सभ्यता के जुड़े हुए स्थलों पर पहले चरण में खुदाई की। लेकिन इस सभ्यता से जुड़े हुए, मैंने आपको शुरू में बताया, लगभग 80 स्थल थे। कुछ स्थलों की खोज रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा कर दी गई, लेकिन बचे हुए स्थलों की खोज जो हुई या हम कहें उत्खनन जो हुआ, वो 1961-62 में हसमुख धीरज सांकलिया, ठीक है, HD सांकलिया के नेतृत्व में इसका व्यापक उत्खनन करवाया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस पहला जो उत्खनन हुआ है वो 1954 से 56 के मध्य रतन चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में, और जो दूसरा व्यापक उत्खनन करवाया गया है 61 से 62 के मध्य प्रोफेसर HD सांकलिया के नेतृत्व में हुआ है। आगे हम बात करें तो उत्खनन में 8 स्तर प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह सभ्यता इन स्थानों पर 8 बार बसी और फिर 8 बार उजड़ी। जैसे एक बार बस गई है, फिर उसके बाद किसी कारण से उजड़ गई है, फिर उसके कुछ समय पश्चात ये सभ्यता फिर से बसी है, फिर से किसी कारण से उजड़ गई है, और इस तरीके से ये क्रमबद्ध तरीके से 8 चरणों में पूरी होती है। यानी कि यहाँ पर खुदाई में 8 चरण की सभ्यताएं मिली हैं। इस सभ्यता के 8 चरण मिले हैं। ठीक है, आगे हम देखें तो कार्बन डेटिंग पद्धति से यदि इसके समय का निर्धारण किया गया तो इसका समय जो निकल के आता है वो 2000 ईसा पूर्व से
1200 ईसा पूर्व निकल के आता है। और जो इस सभ्यता से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है, या मैं यूं कहूं कि जो एग्जाम में आने लायक सबसे बेहतरीन पॉइंट है, वो ये है दोस्तों, आहड़ सभ्यता एक पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी। इसकी जो बसावट है वो कालीबंगा की तरह बिल्कुल सुव्यवस्थित नहीं है, एक नगर नहीं है जो चारों ओर से परकोटे से घिरा हुआ हो, ठीक है, ऊंचे स्थान पर बसा हुआ नगर, नीचे स्थान पर बसा हुआ नगर, ऐसा कुछ नहीं है। ये बल्कि एक ग्रामीण सभ्यता है जिसमें लोग छोटे छोटे गांव बनाकर अनेक अनेक स्थानों पर रह रहे हैं। ये इसके बारे में ध्यान रखने वाला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। जहां एक तरफ कालीबंगा कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता है, वहीं आहड़ सभ्यता जो है वो एक ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, आहड़ सभ्यता जो है, आहड़ सभ्यता से 2 कालखंड की संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 2 कालखंड के, और प्रथम कालखंड में यह ताम्रयुगीन और द्वितीय खंड में यह लौह युगीन संस्कृति के अवशेष देती है। जैसे मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि ये जो सभ्यता है ये 8 चरणों में बसी है और 8 बार उजड़ी है। तो पहले जो 1-2 चरण में जब बसी, तब यहाँ के निवासी जो थे ये लोह जैसी किसी चीज से या लोह धातु से परिचित नहीं थे। ये केवल ताम्र जो तांबा है, तांबा धातु से परिचित थे। लेकिन उसके बाद जब, क्योंकि आपको पता है ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 दिन में या महीने में या साल में एक बार बस गई फिर एक बार उजड़ गई, ऐसा तो हो नहीं सकता। एक लंबा टाइम पीरियड इसे ट्रेवल किया होगा इस सभ्यता ने। तो जब ये लास्ट के अपने चरण में पहुंची, 7वें 8वें चरण में जब तक यहाँ के निवासी पहुंचे, तब तक वो लोह जैसी धातु से परिचित हो चुके थे। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जब उत्खनन कार्य करवाया गया, तो यहाँ पर उत्खनन कार्यों में पाया गया कि पहले 2-3 स्तरों में यहाँ पर तांबे से बने हुए औजार या उपकरण मिले हैं, उसके बाद यहाँ पर लोहे से बने हुए उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। यानी कि आहड़ सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसमें ताम्रयुगीन और लोहयुगीन दोनों सभ्यताओं से जुड़े हुए अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे बात करते हैं कि वर्तमान समय में इस जगह को एक अलग ही नाम से जाना जाता है। वो क्या है? धूलकोट। ये एक ऐसी जगह है जो धूल के बिल्कुल एक बहुत बड़े टीले के रूप में है, ठीक है। इसलिए वर्तमान जो वहां के स्थानीय निवासी हैं वो इसे धूलकोट कहते हैं। एक ऐसी जगह थी जो समय के हिसाब से इस पर मिट्टी चढ़ती गई और एक बहुत बड़ा रेत का टीला बन गया, धूल का टीला बन गया है। इसलिए स्थानीय लोगों ने इस जगह को नाम दे दिया था धूलकोट। ऐसा नहीं है कि अब आप वहां जाओ और आपको मिल जाए, क्योंकि अब तो वहां पर उत्खनन करवाया जा चुका है। लेकिन आज भी ये जगह जो है स्थानीय लोगों के जहन में धूलकोट के नाम से ही जानी जाती है। अगर प्राचीन नाम की हम बात करें तो प्राचीन समय में यह ताम्रवती नगर और अघाटपुर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में यहाँ पर अघाट नामक दुर्ग पाया जाता था, इसलिए इसे अघाटपुर भी कहते हैं। ठीक है, आगे आहड़। अब देखिए, ताम्रवती नगर कहने के पीछे रीजन भी है, क्योंकि यहाँ पर तांबे के विशाल भंडार प्राप्त हुए हैं। मैं भी आपको आगे बताऊंगा। आहड़ सभ्यता में ईंटों के स्थान पर पत्थर से बने मकान प्राप्त हुए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है, ऐसी विशेषता अन्य किसी सभ्यता में देखने को नहीं मिलती। अभी तक आप क्या देख रहे थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मकानों में पक्की ईंटों का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल कालीबंगा था जहां पर लोग कच्ची ईंटों का प्रयोग कर रहे थे, यानी कि पत्थर का प्रयोग नहीं है। ठीक है, लेकिन आहड़ वासी जो हैं, आहड़ सभ्यता के निवासी जो हैं, वो अपने मकानों के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं? पत्थर का प्रयोग कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत यूनिक बात है। ठीक है, आगे हम बात करें तो आहड़ से बड़ी भारी मात्रा में तांबे से बने औजार प्राप्त हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर तांबे के विशालतम भंडार है। ठीक है, क्योंकि आप देख ही रहे हो, उदयपुर में अरावली का विस्तार है, तो वहां पर तांबे के विशाल भंडार देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा इस सप्ताह की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, वो है चक्रकूप। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या होता है चक्रकूप? देखिए, व्यर्थ पानी के निकास करने के लिए या व्यर्थ पानी को कलेक्ट करने के लिए जो आहड़ निवासी थे वो अपने घरों के बाहर
एक एक कुआं बनाते थे। गाँव में आज भी मिल जाए, कुई से कई बार कहते हैं। दरअसल ये एक गड्ढा होता था जो अपनी सुविधा के अनुसार लोग पहले भी बनाते थे। जैसे अब हम वेस्ट पानी को कलेक्ट करने के लिए सीमेंट से बना हुआ एक गड्ढा तैयार कर लेते हैं, जिसे कई बार आप टैंक भी कहते हो। लेकिन पहले, अभी कुछ समय पहले तक गाँव में आप देखते होंगे, 10-15 साल पहले तक वेस्ट पानी को कलेक्ट करने के लिए हम एक गड्ढा खोदते थे, चाहे वो 10-12 फीट का हो, 6 फीट का, 5 फीट का, जितने अपनी सुविधा के हिसाब से, और उसे नीचे से क्या छोड़ दिया जाता था, खुला छोड़ दिया जाता था, ताकि उसमें पानी जाता था और पानी जो है वो जमीन में रिसकर क्या चला जाता था, रिसकर जम जाता था, इधर उधर जमीन में कहीं ना कहीं सोख लिया जाता था जमीन के द्वारा, जिसे सोख तक हुआ कहा जाता था। ये ठीक उसी तरीके से है। तो चक्रकूप को हम एक सोख तक हुआ से देख सकते हैं। ये लोग इस पद्धति से परिचित थे। आहड़ निवासी जो हैं वो अपने वेस्ट पानी को कलेक्ट करने के लिए चक्रकूप का निर्माण करते थे। आगे मैं बात करूं तो आहड़ सभ्यता के जो लोग हैं वो लाल काले मृद भांडों का प्रयोग करते थे। लाल काले, थोड़ा सा अपने माइंड को रिकॉइल कीजिए और याद कीजिएगा, जब मैं कालीबंगा सभ्यता पढ़ा रहा था तो वहां पर जो आपके मृद भांड थे, यानी कि मिट्टी के बने हुए जो बर्तन थे, वो लाल काले होने के साथ साथ सफेद भी थे, यानी कि उन पे सफेद धारियों का अलंकरण था। लेकिन आहड़ सभ्यता से प्राप्त जो मृद भांड है वो लाल पॉलिश के ऊपर काली एक स्याही है, यानी कि लाल काले मृद भांड देखने को मिलते हैं। मैं आपको एक चित्र यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, देखिएगा। ये आप देख रहे हैं, ये एक मृद भांड है जो आहड़ संग्रहालय में रखा हुआ है, और इसमें आप देख रहे हैं इसके ऊपर रेड कलर की पॉलिश है, ये देखिए। और इनके बीच में आप ये जो देख रहे हो, ये ब्लैक कलर द्वारा डिजाइन इस पे तैयार किए गए हैं। लेकिन जब हम कालीबंगा की बात कर रहे थे तो कालीबंगा में यहाँ पर व्हाइट कलर की आपको लाइनिंग देखने को मिल रही थी, जबकि आहड़ सभ्यता में आप देखते हैं तो आहड़ सभ्यता में आपको लाल काले पॉलिश वाले मृद भांड देखने को मिलते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, आगे हम बात करें कि आहड़ से और कौन कौन से महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए, अगर हम बात करें अन्य अवशेषों की तो आहड़ से तांबा गलाने की विशाल भट्टियां प्राप्त हुई। ठीक है, आहड़ सभ्यता से आपको तांबा गलाने की विशाल भट्टियां प्राप्त हुई हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि यहां से तांबे से बने हुए बड़ी भारी मात्रा में आपको उपकरण प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा टेराकोटा से बना हुआ एक बैल, जिसे इतिहासकारों ने बनासियन बुल की संज्ञा दी है। टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा दरअसल एक चिकनी मिट्टी होती है जिसके खिलौने बनाए जाते हैं। और आपको मैं बताऊं कि राजसमंद का मौलेला गांव जो है, कौन सा गांव? राजसमंद का मौलेला गांव जो है वो आज भी टेराकोटा कला के लिए जाना जाता है। कौन सी कला के लिए? टेराकोटा कला। ठीक है, तो टेराकोटा कला जो है इसके अंदर चिकनी मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। ठीक है, तो टेराकोटा कला से बना हुआ आहड़ सभ्यता से एक बैल प्राप्त हुआ है, जिसे इतिहासकारों ने बनासियन बुल कहा है। यहाँ पर बनास घाटी सभ्यता है तो बनास से ही बनासियन बनाया गया है। आगे हम बात करें तो बनास सभ्यता से या इस आहड़ सभ्यता से एक बहुत महत्वपूर्ण अवशेष हमें प्राप्त हुआ है, अनाज पीसने की चक्की। ठीक है, कुछ समय पहले तक भी गाँव में आपने ये चक्की देखी होगी। दरअसल इसमें 2 पत्थर के पार्ट लगे होते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ऊपर के पार्ट पे आपको एक हैंडल देखने को मिल जाएगा, और इसके बीच में आप देखते हैं कि अनाज डालने के लिए एक छेद आपको मिलेगा। इसमें अनाज डाला जाता था और इसे जब घुमाया जाता था तो इन 2 पार्टों के बीच में से अनाज पिसकर बाहर आ जाता था। ठीक इसी प्रकार की अनाज पीसने की जो हाथ से चलने वाली जो चक्की थी वो भी बनास घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है। आगे हम बात करें तो बनास घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो रंगाई छपाई के उद्योग से पूरी तरीके से परिचित थे, क्योंकि ऐसे अवशेष हमें यहां से मिले हैं। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि बनास घाटी सभ्यता या बनास नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास से इस सभ्यता से जुड़े हुए लगभग 80 स्थल खोजे जा चुके हैं, लेकिन इन 80 स्थलों में से
4 स्थल बड़े महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? वो है गिलूंड, बालाथल, ओजियाना। फिर आप कहोगे सर आपने तो 4 कहा। तो जो सबसे नवीनतम खोजा गया स्थल है ना, उसका नाम है धौलामगरी। ठीक है, धौलामगरी का अभी उत्खनन हुआ है, उससे संबंधित उसके ऊपर शोध किया जा रहा है, उसके पश्चात इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कई बार सवाल पूछा जा सकता है, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि बनास घाटी सभ्यता या आहड़ सभ्यता का खोजा गया सबसे नवीनतम स्थल कौन सा है? वो है धौलामगरी। ठीक है, तो बनास घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जो प्रमुख स्थल हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं, वो है गिलूंड, बालाथल और ओजियाना। ठीक है, उसके अलावा आपको ये नाम जरूर याद रखना है, धौलामगरी। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे गिलूंड की। ठीक है, अब देखिए गिलूंड, गिलूंड जो है ये स्थान पड़ेगा आपको राजसमंद। इस सभ्यता से जुड़े हुए, गिलूंड सभ्यता से जुड़े हुए जो अवशेष हैं वो राजसमंद जिले में बनास नदी, कौन सी नदी? बनास नदी के किनारे से हमें प्राप्त हुए हैं। आगे हम इसके अवशेषों की बात करें, सबसे पहले खोज की बात करें तो इस सभ्यता की खोज या इस स्थान की खोज 1957-58 में पीवी लाल, जिसे आप कहते हो ब्रजवासी लाल, कालीबंगा में भी आपने इनका नाम सुना था। ठीक है, बीवी लाल के द्वारा की गई। यहां से गेहूं के दानों के अवशेष मिले हैं। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, चूंकि वहां पर चक्की है, हाथ से चलाने वाली चक्की मिली है, तो सीधी सी बात है उस चक्की में गेहूं या फिर और जो अनाज हैं वो पीसे जाते होंगे। सबसे मुख्य गेहूं ही रहा होगा, यानी कि ये गेहूं की फसल से परिचित थे। ठीक है, और सीधी सी बात है, अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि ये इस गेहूं की भंडारण क्वालिटी, भंडारण करने की जो प्रक्रिया है उससे भी परिचित थे, मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके अलावा यहां भी लाल काले मृत भांड मिले हैं, पूरी बनास घाटी सप्ताह में, आप ये याद रखो ज्यादातर। ठीक है, उसके अलावा हाथी दांत से बनी हुई चूड़ियां यहां से प्राप्त हुई हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके अलावा हम बालाथल की बात करें तो बालाथल जो है इस सभ्यता से जुड़े हुए जो अवशेष हैं वो वल्लभनगर तहसील, जो कहां पड़ती है? उदयपुर में। उदयपुर में बेड़च नदी के किनारे से प्राप्त हुए। मैंने आपको बताया ना कि उदयपुर की बनास नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है बेड़च नदी। ठीक है, ये नदी जो है उदयपुर की गोगुंदा नदी से, गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, और जब ये निकलती है तब इसे आहड़ नदी कहा जाता है, और उधर से अगर झील से आगे इसे बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसी बेड़च नदी के किनारे वल्लभनगर तहसील में बालाथल स्थल की खोज हुई है। इस सभ्यता की खोज 1962-63 में हुई थी, और खोज जो इसका जो उत्खनन हुआ है, वो खोज और उत्खनन दोनों की बात कर रहा हूं, वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा किया गया। ठीक है, आगे हम बात करें तो बालाथल से जो महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें महत्वपूर्ण अवशेष है कि बालाथल से 11 कमरों का एक विशाल भवन प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? विशाल भवन प्राप्त हुआ है। ठीक है, यानी कि यहां पर संयुक्त परिवार रहता होगा। आगे हम बात करें कि बालाथल वो जगह, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, बालाथल वो जगह है जहां से अनाज रखने हेतु मिट्टी की बनी कोठी, ठीक है, मिट्टी की बनी कोठी प्राप्त हुई है। कोठी पर कई सारी, जिसे गोरे या कोट कहा जाता था। इसी कारण इस सभ्यता को गोरे या कोट की सभ्यता भी कहते हैं। थोड़ा सा देखिए, अब तो आप देखेंगे, मैं आज की भी बात करूं तो आज हम अपने घरों में गेहूं को भंडारित करने के लिए ट्रंक बनवाते हैं। ट्रंक मतलब एक अनाज रखने की एक कोठी बनवाते हैं, जो आप जानते हैं कि लोहे की या एल्युमिनियम की आप बनवा लेते हो, स्टील की बनवा लेते हो। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रिकॉइल कीजिए, थोड़ा सा 10, 15, 20 साल की, ज़्यादा पुरानी बात नहीं करेंगे, 5, 7, 10 साल पहले की बात करते हैं। तो गाँव में और इवन छोटे शहरों में भी आप देखते होंगे कि वहाँ के जो लोग थे वो चिकनी मिट्टी को गलाकर, चिकनी मिट्टी को अच्छे से गूंथ कर, और उस चिकनी मिट्टी से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बहुत बड़ी संरचना बना देते थे, और उसमें उस अनाज को भंडारित कर दिया जाता था, जिसे कोठी ही कहा जाता था।
ठीक इसी प्रकार की एक कोठी गोरे या कोट बनाना जो था वो इस बालाथल के लोगों को आता था। मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा। ये वो पात्र है। इस पात्र को आप देखिए जो आहड़ संग्रहालय में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये एक ऐसा पात्र है, बहुत बड़ा पात्र होता है। आपको ये पिक्चर में छोटा दिखाई दे रहा होगा। ये एक बहुत बड़ा पात्र है जिसमें लोग अनाज भंडारण करते थे। ठीक है, अनाज भंडारण के ये काम आता था। और इसी पात्र को हम क्या कह रहे हैं, इसी पात्र को गोरे या कोट कहा जाता था। समझ आ रही बात? ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि गोरे या कोट जो है ये सभ्यता किसे कहते हैं, बालाथल की सभ्यता को कहते हैं। ठीक है, आगे आगे इसके तीसरे स्थल की मैं बात करूं तो अगला जो तीसरा स्थल है वो है ओजियाना। ठीक है, भीलवाड़ा में है। और एक है जो है वो है धौली मगरी जो उदयपुर में है। धौली मगरी के बारे में आप याद रखिएगा, धौली मगरी आहड़ सभ्यता का खोजा गया या बनास घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे नवीन स्थल है। ठीक है, आहड़ सभ्यता के संबंध में हम कुछ और अगर फैक्ट्स याद रखें तो आपके सामने है कि राजस्थान में सबसे बड़ी ताम्रयुगीन सभ्यता जो है वो कौन सी थी, आहड़ सभ्यता। लेकिन आपसे कहा जाए ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी तो आपको करना है गणेश्वर सभ्यता के बारे में। लेकिन सबसे बड़ी ताम्रयुगीन सभ्यता तो वो है आहड़ सभ्यता। एग्जामिनर सिर्फ आपके दिमाग से खेलता है, तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि क्वेश्चन करने से पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, पूरा पढ़ें। क्योंकि हम थोड़ा सा एग्जाम हॉल में एक अलग ही प्रेशर में होते हैं। एक आसान सा सवाल भी हम गलत कर देते हैं, हम पूरा सवाल नहीं पढ़ते हैं, एंड तक नहीं जाते हैं और उससे पहले हम आंसर लगा देते हैं और बाद में हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर पूछा जाए कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी तो वो गणेश्वर सभ्यता हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें ताम्रयुगीन सबसे बड़ी ताम्रयुगीन सभ्यता कोई है तो वो आहड़ सभ्यता है, जिसे बनास घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसका विस्तार जो है उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, डूंगरपुर जिलों में पाया जाता है। अगर हम आहड़ संग्रहालय की बात करें तो आहड़ संग्रहालय की स्थापना 1960 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा की गई। उसके अलावा बालाथल एक ऐसा स्थल है जहां से पूरे काले रंग के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। बाकी जगह से लाल काले, लेकिन बालाथल से भूरे काले रंग के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। और थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखना है कि ये वो सभ्यता है जहां से कुष्ठ रोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए यहां से जो कंकाल मिले हैं, उन कंकालों का जब मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया तो पाया गया कि इस व्यक्ति को, जिसका वो कंकाल है, इन व्यक्तियों को पहले कुष्ठ रोग हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात है कि कुष्ठ रोग के प्रमाण हमें आहड़ सभ्यता से देखने को मिलते हैं। ठीक वैसे ही हाइड्रोसिफ्लोसिस जो रोग है, जल खपाली जो रोग है, उसके प्रमाण हमें कालीबंगा सभ्यता से देखने को मिलते हैं। वहाँ छह छिद्रों वाली बच्चे की एक खोपड़ी मिली थी, मैंने आपके साथ उसको डिस्कस किया था। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगा। पहले आप उसे जाके देखें, उसके बाद इसे देखें। मैंने बताया ना, राजस्थान इतिहास के साथ परेशानी यही है कि बच्चे इसे ऑर्गेनाइज वे में नहीं पढ़ते हैं। जहां से मन किया, जहां से जो चाहा उठा के पढ़ लिया और बाद में उसका नतीजा जीरो। फिर क्या शिकायत होती है कि सर पढ़ते बहुत हैं लेकिन याद नहीं होता। तो मैं आपको बताऊं उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप इसे स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ते। तो ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ें, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ें, भले ही टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी आपके पास भरपूर समय है, लॉकडाउन चल रहा है, इसका सदुपयोग करें। भरपूर समय है, घर बैठे खूब यूज करें इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम ओजियाने की बात करें, ठीक है, तीसरा कौन सा है, ओजियाना। ओजियाना की मैं बात करूं तो ओजियाना जो है, इस सभ्यता के अवशेष हमें बदनौर से प्राप्त हुए।
बदनौर यानी कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में। और किस नदी के किनारे दोस्तों, कोठारी नदी के किनारे। ये भी बनास की सहायक नदी है, ठीक है, जिसकी खोज 1981 में आर.सी. अग्रवाल के द्वारा की गई, लेकिन उत्खनन 2000 में बी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाठी के द्वारा की जाती है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन उत्खनन के बारे में, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ के अवशेषों की, तो यहाँ से एक सफेद बैल की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे ओजियाना बुल की संज्ञा दी गई है। बनासियन बुल, ओजियाना बुल, समझ आ गया, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, जो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं वो मेनली आहड़ सप्ताह के ही पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी जो उसके स्थल हैं, उन स्थलों के बारे में अधिक से अधिक इतना पूछा जाता है कि वो स्थल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। अगर कोई महत्वपूर्ण अवशेष है तो हो सकता है उसके बारे में भी पूछ लिया जाए। उम्मीद करता हूं कि आहट सप्ताह से जुड़ा हुआ ये जो लेक्चर है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि फिर भी आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं आपकी क्वेरीज क्लियर करूं, उसके बाद आगे बढ़ूं, ठीक है। जाने से पहले मैं उन विद्यार्थियों से जो आरएस की तैयारी करना चाहते हैं, जो एसआई की तैयारी करना चाहते हैं, जो पटवार की तैयारी करना चाहते हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा और उन्हें एक बात बताना जरूर चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को और अच्छा आयाम देने के लिए आप हमारा जो क्विज प्रोग्राम है, ठीक है, आरएस वालों के लिए हमने आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया हुआ है, पटवार वालों के लिए हमने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम चलाया हुआ है, ठीक ऐसे ही एसआई वालों के लिए हमने एक क्वेश्चन सीरीज का एक अलग से एक प्रोग्राम चलाया हुआ है। आप इससे जुड़कर अपनी तैयारी को एक बेहतरीन अंजाम दे सकते हैं। इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।